तो ऑपरेशन सिंदूर के बहुत पहले जब उत्तराखंड में नेचुरल कैलामिटी आया, उस टाइम पर आईआईटी कानपुर का बना हुआ ड्रोन रिलीफ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन ये ऑफ कोर्स न्यूज़ में उतना नहीं आया जितना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हमारे ड्रोन्स आए। दूसरा, आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले, आई थिंक 4-5 साल पहले ही, प्रधानमंत्री उस समय हमारे मुख्य अतिथि थे हमारे कॉन्वोकेशन में, और उस कॉन्वोकेशन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करके स्टूडेंट्स को डिग्री डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो अब क्या होता है कि जब हम डिग्री कॉन्वोकेशन में हम देते हैं तो बस एक बटन दबाने के साथ ही जितने ग्रेजुएट कर रहे हैं बच्चे, सबकी डिग्री ऑटोमेटिकली उनके जो डिजी लॉकर है उसमें ऑटोमेटिकली वो चला जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आईआईटी कानपुर ने कम से कम 4-5 प्रोजेक्ट्स किए हैं। जो हमारा सर्वेलेंस का मैकेनिज्म है, जो पुलिस में इनकमिंग कंप्लेंट्स और उसका रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम है, इस तरह की कई सारी चीज़ें हुई हैं। ये आम जनता को नहीं पता होंगी। हम सब लोग जाली नोट की समस्या को जानते हैं। जाली नोट की समस्या को आप टेक्नोलॉजिकली आप बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, तो काउंटरफीट करेंसी की समस्या समाप्त हो जाएगी। और जिस हवा को हम सांस के रूप में हम अपने शरीर में ले जा रहे हैं और जिस पानी को हम रोज़ पी रहे हैं, ये 2 ऐसे मिशन हैं जिसमें आईआईटी कानपुर यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के साथ हमारे MOUs हैं, और ऐसे बहुत सारे ड्रोन्स हैं जो कि हम आर्म फोर्सेस के लिए स्पेशली बनाते हैं। पिछले लगभग 1.5 साल से भारत सरकार अपने कुछ लोगों को भेजती है यहाँ ट्रेनिंग के लिए, और हम बैचेस में इनको साइबर वॉरियर्स कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है हमारे युवाओं के लिए खास तौर पर, क्योंकि जो आज का समय है इनोवेशन का है, रिसर्च का है और नॉलेज ड्रिवन एजुकेशन का है। तो ऐसे में जो सबसे आगे रहने वाली संस्था है, जो कानपुर का गर्व भी है, आईआईटी कानपुर, अब हम उनके जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं ब्रजभूषण जी, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो स्किल्ड इंडिया का सपना है, जिसके ज़रिए जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर का दावा किया जाता है, उसमें किस तरह का काम किया जा रहा है, सरकार के दावों में कितनी हकीकत है, सरकारी योजनाओं में कितना दम है, उन्हीं के ज़रिए जानेंगे। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारी सहयोगी शिवानी। आज के समय में किसी भी प्रदेश के विकास की बात हो और टेक्नोलॉजी की बात ना हो या किसी तकनीकी संस्थान की बात ना हो, ये मुमकिन नहीं है। उसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश के विकास की बात करनी है तो आईआईटी कानपुर की अगर आप बात नहीं करेंगे तो शायद ये भी मुमकिन नहीं है। जिस तरीके से आईआईटी कानपुर जैसा प्रिविलेज्ड और प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट हमने देखा है कि चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे डिफेंस का सेक्टर हो, कई सेक्टर्स के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में काम करता है, लेकिन बीते कई समय में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो MOUs आईआईटी कानपुर ने गवर्नमेंट के साथ करे हैं वो अपने आप में एक देखने वाली बात है। ऐसे में आईआईटी कानपुर का क्या रोल है उत्तर प्रदेश के विकास में आने वाले समय में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईआईटी कानपुर के डिप्टी डायरेक्टर ब्रजभूषण जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ब्रजभूषण जी, सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन होने के नाते आपको क्या लगता है कि यूपी गवर्नमेंट या फिर किसी भी गवर्नमेंट की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में कितना योगदान आईआईटी कानपुर दे सकता है और किन किन एस्पेक्ट्स में आईआईटी कानपुर काम कर सकता है? मैं इसका थोड़ा आपको लंबा जवाब दूंगा। भारत की आज़ादी के बाद से जो भारत की पहली सरकार थी, इसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू किया, और हम खड़गपुर से शुरू करके फाइनली दिल्ली तक जो फर्स्ट 5 IITs हम बोलते हैं, उसमें आईआईटी कानपुर 4थे नंबर पर था इस्टेब्लिश होने में। और वो एक समय था जब भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि कोई न कोई एक विदेशी यूनिवर्सिटी होगा जो हैंड होल्डिंग करेगा, जो मेंटर बनेगा नए आईआईटी के लिए। और जब आईआईटी कानपुर की बारी आई तो उस समय एक प्रोग्राम चला, उसको कियाब बोलते हैं, कानपुर इंडो अमेरिकन प्रोजेक्ट। और कियाब के तहत 9 US की यूनिवर्सिटीज़ थी जिनका एक कंसोर्शियम बना और उसने हैंड होल्डिंग की आईआईटी कानपुर की। तो हमारी जो जड़ें थी वो हमेशा इस चीज़ के लिए बनी थी कि आप जो कटिंग एज एरिया होगा टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोशल डेवलपमेंट की तरफ, जो एजुकेशन होगा, वो सब बहुत ही यूनिक था उस नाते।
क्योंकि जो 9 यूनिवर्सिटी का कंसोर्शियम था वो यूएस की इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज़ थी, और इंडिया में आईआईटी जैसा हम बता रहे थे कि ये चौथा आईआईटी था इस्टेब्लिश होने वाला। तो जब सरकार ने ये सोचा होगा कि हम इस तरह की एक संस्था बनाएंगे, तो निश्चित रूप से सरकार के मन में एक्सपेक्टेशन भी बहुत होगा। 1960 में जब आईआईटी कानपुर ने अपना पहला बीटेक प्रोग्राम शुरू किया, उस समय हमारा फोकस जो था वो सभी आईआईटी का, आईआईटी कानपुर भी उसमें था, हमारा फोकस यूजी एजुकेशन था। तो आईआईटी कानपुर का पूरा, या सारे आईआईटीयों का अगर आप इतिहास देख लें, जो शुरुआती 5 आईआईटी थे, कई दशकों तक हमारा पूरा फोकस यूजी एजुकेशन पर था, और बीटेक ये जाने जाते थे आईआईटी के। और फिर एक समय आया आज से करीब 2 दशक पहले, जब सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम पीजी एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, तो सडनली यूजी एजुकेशन से हम पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन की तरफ बढ़ गए। और जो ही आप पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन पे आते हैं, तो आपका फोकस जो होता है वो रिसर्च की तरफ भी हो जाता है। रिसर्च हम पहले भी करते थे, लेकिन फ़र्क क्या आ गया इसमें, गोल पोस्ट हमारा बदल गया, जो फंडिंग है वो बदल गई, फंडिंग का पैटर्न बदल गया, और इस वजह से आईआईटीज़ ने फिर बहुत सारे नए स्कीम्स लाए। उदाहरण के लिए आप देखिए, आज के समय में जिसको हम पूरे देश में, जिसका हम डंका बजाते हैं कि एक स्टार्टअप कल्चर हमने डेवलप किया है, आईआईटीज़ ने एक लीड लिया, आईआईटी कानपुर ने भी एक लीड लिया कि हम स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे। और ये वो स्टार्टअप हैं जो भी बाहर का हो, अगर उसको एक हैंड होल्डिंग के लिए एक मेंटर चाहिए, तो आप आईआईटी सिस्टम से आप एक मेंटर चूज़ करिए। आईआईटी ने पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बना रखा है, वो इकोसिस्टम आपको सपोर्ट करेगा, जहाँ से कि आपका स्टार्टअप आगे की तरफ बढ़ेगा। और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की। ये सारे स्कीम्स के बेनिफिट्स जो स्टार्टअप्स को जाते हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे सुविधाएं हैं जो आईआईटी के माध्यम से रेगुलेट होती हैं। तो ये एक ये है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आईआईटी ने प्रोग्राम्स बनाया, जैसे FEP एक प्रोग्राम है, फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो आज एक प्रोफेसर के नाते हम जो लैब में रिसर्च कर रहे थे, अगर हमें कल को लगे कि ये रिसर्च हम समाज के बेहतरी के लिए ले जा सकते हैं ग्राउंड में, एक सोशल इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर, गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर, या एज अ प्रोडक्ट और सर्विस जो ओपन मार्केट में उपलब्ध हो, वो भी एक सिस्टम बना। और अभी हमारे यहाँ 500 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं आईआईटी कानपुर में, 53 के आसपास में हमारे यहाँ फैकल्टी लेड एंटरप्रेन्योरशिप हैं, और स्टेट के ग्रोथ में ये सारे स्टार्टअप्स की अपनी अहम भूमिका है। अब स्टेट की ग्रोथ की बात करी, हमने देखा है कि बीते समय में यूपी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कई MOUs और कई कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं। हमने देखा कि सिर्फ यूपी गवर्नमेंट नहीं, बाहर भी अगर बात करी जाए तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ जिसको यूपी को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़रूरत थी, आईआईटी कानपुर से बताया गया कि वो लैंड रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं, जो सबसे कोर इशू हैं उत्तर प्रदेश का, जो एक रोड़ा बनते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इन्वेस्टर्स बाहर से आएगा, कोई भी उद्योगपति आएगा, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि उनको लैंड क्लियर चाहिए, कोई उसमें डिस्प्यूट ना हो। और सबसे ज़्यादा ये इशू था, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं ये बात की गई कि उसको क्लियर कराया जाएगा, डिजिटलाइज कराया जाएगा। उसमें आईआईटी कानपुर कहाँ तक पहुँचा है, और वो एक जो सेक्टर है उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है इस पूरे प्रॉब्लम के लिए? सिमर जी, मैं आपको बताऊं कि कर्नाटक सरकार ने आज से कुछ साल पहले आईआईटी कानपुर की मदद से इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है वहाँ के लैंड रिकॉर्ड्स के लिए। तो होता क्या है कि जो हमारी ज़मीन है धीरे धीरे थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, जो ड्रिफ्टिंग होती है, नेचुरल प्रोसेस है ये। तो इसीलिए जो गांव में जो अमीन आते हैं और नापी करते हैं ना, वो नाप कर बताते हैं कि ज़मीन आपकी अब थोड़ी सी इधर से उधर चली गई। उस प्रोसेस को अगर आप डिजिटाइज कर देंगे तो सैटेलाइट ड्रिवन आपके पास ये सारे पैरामीटर्स होंगे, जो आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हैं वो मैप्ड है। तो चाहे लैंड ड्रिफ्टिंग जितनी भी हो जाए, आपका जितना ज़मीन था उतना ही रहेगा। और आज से 4-5 साल पहले कर्नाटक गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में कर लिया इस चीज़ को। टेक्नोलॉजी ये उपलब्ध है, आईआईटी कानपुर की मदद से किया उन्होंने। दूसरा, आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले, आई थिंक 4-5 साल पहले ही, प्रधानमंत्री उस समय हमारे मुख्य अतिथि थे हमारे कॉन्वोकेशन में, और उस कॉन्वोकेशन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करके स्टूडेंट्स को डिग्री डिस्ट्रीब्यूट किया गया था।
तो अब क्या होता है कि जब हम डिग्री कॉन्वोकेशन में हम देते हैं तो बस एक बटन दबाने के साथ ही जितने ग्रेजुएट कर रहे हैं बच्चे, सबकी डिग्री ऑटोमेटिकली उनके जो डिजी लॉकर है उसमें ऑटोमेटिकली वो चला जाता है। और कोई भी एम्प्लॉयर जो कि आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई करना चाहता हो वो वहाँ से वो बड़ी आसानी से वेरीफाई कर सकता है। तो लैंड रिकॉर्ड्स हो, एकेडमिक रिकॉर्ड्स हो, कोई भी रिकॉर्ड हो, ख़ास तौर से क्योंकि आपने सही सवाल पूछा कि लैंड रिकॉर्ड हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है। और गवर्नमेंट, क्योंकि ये कर्नाटका का एक सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड मॉडल है, तो जो भी गवर्नमेंट पूरे स्टेट में चाहे या भारत सरकार अगर चाहे जिस भी एरिया के लिए करना, जो यूटी एरियाज हैं, बहुत आसानी से इस्तेमाल किया। अभी हम उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। मैं आपको बता दूं कि कानपुर ही वो पहला ज़िला था उत्तर प्रदेश में जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ आईटी कानपुर के साथ एमओयू किया था। आसान भाषा में अगर बोलें तो लोगों को उतना टेक्निकल जो है एस्पेक्ट शायद ना समझ में आए, लेकिन ये ऐसी समस्या है जो लोगों के आम जिंदगी से जुड़ी हुई है। उनकी अगर आसान भाषा में बोला जाए तो उनकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। क्या जो चक्कर उनको लैंड रिकॉर्ड्स इन सब के काटने पड़ते हैं, इस टेक्नोलॉजी की मदद से उनको कैसे फ़र्क पड़ेगा? एक तो ये कि टैम्पर प्रूफ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यह प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पर है तो लैंड रिकॉर्ड्स में कोई टैम्परिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका एक डिजिटाइज वर्जन उपलब्ध होगा। और दूसरा कि नेचुरल प्रोसेस में जो लैंड ड्रिफ्टिंग होती है उसकी वजह से भी जब आप मेजरमेंट करेंगे तो लैंड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये सारी चीज़ें मैन मेड टेक्नोलॉजी है, पर ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की मैपिंग सैटेलाइट से होती है और आपका जो डिजिटाइज रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी आपके डिजी लॉकर में है, तो ये टैम्पर प्रूफ हो गया। तो कोई भी चाह करके भी उसमें बदलाव नहीं कर सकता है। तो आपकी ज़मीन हम हड़पना भी चाहें, फर्जी कागज़ क्रिएट करना चाहें या कहें कि दाहिने से 2 गज ज़मीन हमारी हो गई, वो संभव नहीं होगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड चेंज ही नहीं हो सकते। टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे चीज़ें हो सकती हैं उसका ये बहुत बड़ा प्रूफ है। लीगल सिस्टम पे भी कहीं ना कहीं भार जो है वो कम होगा जो केसेस चल रहे हैं। अब बात करते हैं यूपी की। कई एमओयूज़ आपके बीते समय हुए हैं। आपके मुताबिक ऐसे कौन से जो आपके प्रोग्राम चल रहे हैं यूपी गवर्नमेंट के साथ जिनको आप अभी शेयर करना चाहेंगे, जो आपके हिसाब से कहीं ना कहीं पाइपलाइन में हो और उससे मेजर डेवलपमेंट जो है या फिर कहें कि $1 ट्रिलियन इकनॉमी अचीव करने में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सक्सेस हासिल हो? पिछले 9 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो आईआईटी कानपुर के साथ यूपी गवर्नमेंट ने 175 हमारे प्रोजेक्ट्स और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स रहे हैं। इनको आप ब्रॉडली 4-5 वर्टिकल्स में बांट सकते हैं। एक नॉर्मल चीज़ होती है, जैसे अभी एक दुर्घटना घटी, कहीं पर कंस्ट्रक्शन पुल का चल रहा था, वो पिलर गिर गया, तो वेटिंग कराई जाती है या लैब टेस्टिंग कराई जाती है, ये रूटीन मैटर है। ऐसे 175 में कई काम हैं जो इस तरह के हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें जो हार्ड कोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आईआईटी कानपुर ने कम से कम 4-5 प्रोजेक्ट्स किए हैं। जो हमारा सर्वेलेंस का मैकेनिज्म है, जो पुलिस में इनकमिंग कंप्लेंट्स और उसका रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम है, इस तरह की कई सारी चीज़ें हुई हैं। ये आम जनता को नहीं पता होंगी, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर्स में जो लोग बैठते हैं अधिकारी, उनको पता है कि आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के कितनी चीज़ें हुई हैं। हम सब लोग जाली नोट की समस्या को जानते हैं। जाली नोट की समस्या को आप टेक्नोलॉजिकली आप बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, तो काउंटरफीट करेंसी की समस्या समाप्त हो जाएगी या इनको आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से पकड़ ले जाएंगे। तो चाहे वो बैंकिंग का सेक्टर हो, फाइनेंस का सेक्टर हो, सिविल कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स के एरिया में पूरे देश में आईआईटी कानपुर बहुत सारा काम कर रहा है, यूपी में भी। और जिस हवा को हम सांस के रूप में हम अपने शरीर में ले जा रहे हैं और जिस पानी को हम रोज़ पी रहे हैं, ये 2 ऐसे मिशन हैं जिसमें आईआईटी कानपुर यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके अलावा आप देखें तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में और अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों में डीप टेक में यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है। जो सरकार का एक सपना है कि डीप टेक और ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक सेंटर बने ये हमारा स्टेट, उसके लिए यूपी गवर्नमेंट के साथ हमारे टाई अप्स हैं।
और अभी आने वाले समय में आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एक सेंटर मिलेगा देखने को, जो आईआईटी कानपुर के द्वारा ही वो मैनेज किया जाएगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के समय में ड्रोन्स का। हमने देखा किस तरीके से जो वॉरफेयर था उसका पूरा तरीके से जो गेम है वो बदल चुका है। हमने देखा चाहे वो ईरान के साथ अभी जो चल रहा हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान का जो कुछ समय का उसे युद्ध कह रहे हैं या जो भी ऑपरेशन कह लें, उसमें ड्रोन्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल था। ऐसे में ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन में आईआईटी कानपुर की बातें चल रही थी कि उसे ड्रोन हब बनाया जाएगा। आपके हिसाब से आईआईटी कानपुर इस वक्त किस स्टेज पे है और किस स्टेज पे इसको लेके जाया जा सकता है? ड्रोन्स का कितनी कैपेबिलिटी हमारे पास है कि हम चाइना के ड्रोन्स, जो कि हज़ारों लाखों की संख्या में रोज़ ड्रोन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बनाते हैं, तो क्या क्वालिटी और प्लस क्वांटिटी, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कहाँ स्टैंड करते हैं और कितना आगे हम इसमें पहुँच सकते हैं? आपको जानकर खुशी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर ने इन चीज़ों को लाइमलाइट में लाया, लेकिन उसके बहुत पहले कम से कम हमारे यहाँ 5-6 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो ड्रोन बनाते हैं। और ये ड्रोन लाइमलाइट में इस वजह से है क्योंकि ऑपरेशनल उसका एफिकेसी फील्ड में टेस्ट हो गया। कामिकाज़े ड्रोन के मामले में वो ड्रोन जो जाता है अपने लक्ष्य को वहाँ पर वो टारगेट करता है और वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है उस प्रोसेस में। वो ड्रोन सर्वेलेंस के ड्रोन्स जो होते हैं जो जाते हैं और सर्वेलेंस के बाद वापस आते हैं, वे ड्रोन्स जो कि रिलीफ मटेरियल पहुंचाते हैं, जैसे दूर कहीं जगह आपको एक रिलीफ मटेरियल पहुंचाना हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाना हो, तो ऑपरेशन सिंदूर के बहुत पहले जब उत्तराखंड में नेचुरल कैलामिटी आया, उस टाइम पर आईआईटी कानपुर का बना हुआ ड्रोन रिलीफ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन ये ऑफ कोर्स न्यूज़ में उतना नहीं आया जितना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हमारे ड्रोन्स आए। और ऑपरेशन सिंदूर में भी आईआईटी कानपुर का बना ड्रोन इस्तेमाल हुआ। हमारे यहाँ जो मैं बता रहा था कि ऐसे कई स्टार्टअप हैं जो इस एरिया में हैं, और हमने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के साथ हमारे MOUs हैं, और ऐसे बहुत सारे ड्रोन्स हैं जो कि हम आर्म फोर्सेस के लिए स्पेशली बनाए। आपने डिफेंस सेक्टर की बात करी। हमने देखा है कि साइबर अटैक्स जो एक बहुत बड़ा वेपन है आज के टाइम पे, अगर किसी वॉरफेयर की हम बात करें, जिस तरीके से वॉर चल रही थी, तो हमने देखा कि आईआईटी कानपुर में हमने विज़िट भी किया कि कैसे रशिया से या चाइना से साइबर अटैक्स जो हैं, वो एक हब भी है आईआईटी कानपुर, और गवर्नमेंट को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है इस पूरे क्षेत्र में। आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि इसका कितना रोल होने वाला है और हम कितना तैयार हैं इस साइबर वॉरफेयर और इस टेक्नोलॉजी के लिए जो अब आने वाले टाइम पे वेपन एज अ वेपन यूज़ होती है? देखिए, C3I एक सेंटर के रूप में कई साल पहले DST ने सपोर्ट दिया और कई जगहों पर ये इस्टेब्लिश हुआ। आईआईटी कानपुर में भी C3I हब एक सेंटर बना। C3I हब बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में काम करता है, और जब हम साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में काम करते हैं तो हमारे 2-3 लक्ष्य होते हैं। पहला, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं हमारे देश के, उनको हमें सिक्योर करना है। तो अभी अगर आप कभी आईआईटी कानपुर का C3I सेंटर अगर आप विज़िट करेंगे, तो जितने भी इंडियन पोर्ट्स हैं हमारे, बंदरगाह हैं हमारे, सारे इंडियन पोर्ट्स की जो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, वो यहाँ से रेगुलेट होती है। भिलाई का हमारा स्टील प्लांट है, NTPC के कुछ प्लांट्स हैं। तो जो आप बता रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में भी, अब वो ज़माना चला गया जब कोई आए और आपके घर पर बम फेंक करके हमला करेगा। आपको कहीं कुछ नहीं पता चलता है, कोई रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं होता है, और अटैक हो चुका है, आपकी सारी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। तो C3I ने इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम किया है। अभी इंडियन पोर्ट्स की सिक्योरिटी यहाँ से देखी जाती है, साइबर सिक्योरिटी, भिलाई स्टील प्लांट और कई ऐसे क्रिटिकल जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पावर सेक्टर एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ। तो ग्रिड्स की जो हमारे नेशनल ग्रिड्स हैं और बाकी ग्रिड्स का जो इंटीग्रेशन है और उसकी साइबर सिक्योरिटी है, तो इसमें 2 एस्पेक्ट है। एक ये कि आप साइबर थ्रेट की ऑडिट करते हैं, ऑडिट करके आप बताते हैं कि डिग्री ऑफ थ्रेट क्या है और उसको प्लग इन कैसे करें, आप कैसे उसको सुधार सकते हैं, और फिर उसके बाद उसको सुधारना और सुधरे सिस्टम को मेंटेन करना।
ये दो भी प्रमुखता से है। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ूंगा, पिछले लगभग 1.5 साल से भारत सरकार अपने कुछ लोगों को भेजती है यहाँ ट्रेनिंग के लिए, और हम बैचेस में इनको साइबर वॉरियर्स कहा जाता है। ये भारत सरकार के वो कर्मचारी हैं जो यहाँ आते हैं और यहाँ पर C3IF में उनकी ट्रेनिंग होती है, और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये वापस अपने पेरेंट डिपार्टमेंट्स को जाते हैं, जहाँ अब ये एज अ साइबर वॉरियर्स ये अपने सिस्टम को जिस भी सिस्टम को ये हैंडल कर रहे हैं उनकी साइबर सिक्योरिटी का ये ख्याल रखते हैं। तो ट्रेनिंग भी इसका एक पार्ट है, और ये पिछले 1.5 साल से करीब चल रहा है। सर, आईटी कानपुर जैसा कि सब जानते हैं, आपने बताया कि पोर्ट्स की सिक्योरिटी देखती है, डिफेंस सेक्टर के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में है और एक अहम रोल जो है वो प्ले करती है। डेटा सेंटर्स की बात करें तो आज के टाइम पे उसका कितना महत्व है ये सबको पता है। हमने देखा है कि नोएडा तक यूपी में वो डेटा सेंटर्स पहुंच गए हैं। आईटी कानपुर जैसा इंस्टीट्यूशन कानपुर में है, तो क्या वजह है कि यहाँ पर ऐसा कोई डेटा सेंटर जो है वो नहीं खुल रहा, या फिर यहाँ पे क्या इशू आ रहा है? क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट होगा आईटी कानपुर के लिए और सिक्योरिटी के लिहाज से भी, जिस तरीके के कोऑर्डिनेशन आईटी कानपुर का डिफेंस और बाकी सेक्टर से होता है। देखिए, इंस्टीट्यूट के पास अपना एक डाटा सेंटर एग्जिस्ट करता है। अभी सरकार ने NSM एक प्रोजेक्ट लाया था ना, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन। तो नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन में भी जो हमारा डेटा सेंटर था इसको 5 पेटाफ्लॉप कर दिया गया, और सरकार का ये प्लान है कि अगले आने वाले समय में इसको 10 पेटाफ्लॉप तक किया जाएगा। तो उस मामले में हमारी डेटा सेंटर में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। रही बात कि इसका कमर्शियल यूसेज है या नहीं है, कमर्शियल यूसेज ऑफ कोर्स जो कंसर्न्ड एजेंसीज़ हैं, अगर वो इसका कमर्शियल यूसेज करना चाहें तो बखूबी कर सकती हैं, बट उसके लिए उनको IIT के थ्रू MOU के माध्यम से ही इसमें एंटर करना होगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज़ें चलती हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम एक बहुत ही एक निश एरिया है काम का, डिजिटल हेल्थ स्टैक। डिजिटल हेल्थ स्टैक का ये प्राइमरी मोटिव है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं वहाँ से लेकर टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर तक जितने भी बॉडी पैरामीटर्स होंगे पेशेंट्स के, वो डिजिटल हेल्थ स्टैक में रिकॉर्ड होगा। तो मान लीजिए कि आप किसी PHC में गए, मैं किसी सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर में गया, कोई और पेशेंट किसी टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर में गया, तो जो भी हमारी डायग्नोसिस होगी, जो भी हमारे टेस्ट रिपोर्ट्स होंगे, वो सारी चीज़ें डिजिटल हेल्थ स्टैक में ऑटोमेटिकली फेच होंगी। और ये कुछ समय के बाद, क्योंकि पूरे देश में और कहीं भी ये मिशन नहीं चल रहा है, केवल यूपी में चल रहा है, तो डिजिटल हेल्थ स्टैक एक वो यूनिक डेटाबेस क्रिएट करेगा जो कि फार्मेसी, जो फार्मालॉजिकल इंडस्ट्री है, जितने भी ये रिसर्च ड्रिवन है, ये सारी चीज़ों में, और ख़ास तौर से जो प्रिसीजन मेडिसिन एक एरिया है विद इन मेडिकल साइंसेज, उसमें यूपी एक अलग ही लेवल पर होगा उस समय। एक आखिरी सवाल लेंगे कि उत्तर प्रदेश में या किसी भी स्टेट में डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसी डेवलपमेंट के साथ साथ ये मेक श्योर किया जाता है कि जो एनवायरनमेंट है उसको कहीं ना कहीं उतनी हानि ना हो। आईटी कानपुर, जब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट में सरकार के साथ है, तो वो क्या माध्यम है या किस तरीके से एनवायरनमेंट संरक्षण में काम करता है? हमने देखा कि क्लाउड सीडिंग प्रोसेस से कैसे एग्रीकल्चर के सेक्टर में जहाँ ड्रॉट होता है, जहाँ सूखा होता है, वहाँ पर बारिश करवा के तमाम पर्यावरण को संरक्षण का काम जो है वो किया जाता है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पर्यावरण को बचाने के लिए, ताकि डेवलपमेंट के साथ वो हैम्पर ना हो, उसके लिए क्या स्टेप्स उठा रहे हैं और क्या काम कर रही है यूपी गवर्नमेंट आप लोगों के साथ? हमारे यहाँ के कुछ स्टार्टअप्स हैं, जैसे भू परीक्षण एक है जिसमें आप सॉइल टेस्टिंग करते हैं, सॉइल टेस्टिंग फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो कोई भी किसान मोबाइल डिवाइस से अपनी मिट्टी की फ़ोटो खींचे, खेत में जो उसकी मिट्टी है, और उसका क्या केमिकल कन्फिग्रेशन है, फॉस्फेट कितना है उसमें, बाकी केमिकल्स कितने हैं, उसको तुरंत रियल टाइम पता चलता है। मॉइस्चर लेवल क्या है, जो हमारा कुछ एरिया है, बुंदेलखंड का एरिया है जहाँ की बारिश कम होती है, यहाँ पर हम मॉइस्चर कंटेंट को कैसे हम ट्रैप कर सकें, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकें, ताकि किस तरह के प्लांट हम लगाएंगे, किस तरह का क्रॉप लगाएंगे। जो हमारा एयर क्वालिटी है, जगह जगह कई शहरों में सेंसर्स लगे हुए हैं, हम एयर क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं वहाँ से। और ख़ास तौर से जो सस्टेनेबल सिटी का जो प्रोजेक्ट है,
IIT कानपुर ने कुछ साल पहले 3 साल पहले हम लोगों ने सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग एज ए डिपार्टमेंट शुरू किया। अभी 1 साल पहले हम लोगों ने कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी शुरू किया है और इसके माध्यम से वाटर रिसोर्सेज, जो एयर कंटेंट है हमारा वो, और जो हमारे सॉइल में जो केमिकल्स हैं वो, और जो अर्बन एरियाज़ के वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कूड़े हम जमा करते हैं, इन चारों एरिया में काम हो रहा है। कानपुर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर के, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के, यूपी सेंट्रल कंट्रोल जो अथॉरिटीज़ हैं पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड, और इन सब के साथ, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ, इन सब के साथ हमारे MOUs हैं। और ऐसे बहुत सारे अनगिनत ऐसे प्रयास हैं उन डिपार्टमेंट्स के द्वारा किए जाने वाले कामों में, जिसमें IIT कानपुर का भी इनपुट है। तो किस तरीके से विकास में टेक्नोलॉजी का योगदान होता है, या यूँ कहे उत्तर प्रदेश के विकास में किस तरीके से IIT कानपुर का योगदान है, वो आपने सुना। 175 MOUs उत्तर प्रदेश सरकार के साथ चल रहे हैं IIT कानपुर के। उम्मीद है IIT कानपुर का ये योगदान जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का अचीवमेंट है उसके लिए मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे उत्तर प्रदेश या IIT कानपुर के डिप्टी डायरेक्टर ब्रिजभूषण जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।